हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में देखेंगे सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। क्लास लंबी होने वाली है, आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम है वो नज़दीक है और आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों की ज़रूरत है, तो आप लास्ट तक देखना। आज का पहला क्वेश्चन है विराट प्राचीन काल में राजधानी थी। जो विराट है ये प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जेल प्रेरी महिला पर्यवेक्षक में पूछा जा चुका है कि विराट प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी। तो पहला ऑप्शन है मत्स्य राज्य की, दूसरा है चेदी राज्य की और तीसरा है चोल राज्य की, 4 नंबर पर है अर्जुनायक राज्य की। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मत्स्य राज्य की राजधानी विराट थी। ठीक है, विराट प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में व्याख्या महत्वपूर्ण रहेगी। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान में विराट, कोटपुतली, बहरोड जिले में है। उसमें बिज्जक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में, पुनः 1962-63 में पुरातात्विक नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। ये सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विराट से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया था कि विराट से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखो भीम डूंगरी है, विराट से संबंधित है, बिज्जक की पहाड़ी भी है, महादेव जी की डूंगरी है, लेकिन राव जी की पहाड़ी है, ये विराट से संबंधित नहीं होगी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया था। तो 1 नंबर आहड़, 2 नंबर विराट, 3 नंबर गिलूंड, 4 नंबर पर बागोर। यहाँ पर इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों विराट। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने उत्खनन का कार्य विराट सभ्यता का किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों, ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये विराट में स्थित है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड पुलिस इन एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मत्स्य राजधानी थी और जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? तो वह विराटनगर था। ठीक है, विराटनगर था। अगला क्वेश्चन है भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो 1 नंबर गणेश्वर, 2 नंबर विराट, 3 नंबर आहड़, 4 नंबर कालीबंगा। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी है ना, ये विराट सभ्यता से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? यानी कि दोस्तों आदिवासियों का जो कुंभ है वो किस मेले को कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान के अंदर अलग अलग एग्जाम में। तो इसका पहला ऑप्शन है बाणगंगा मेला, 2 नंबर पुष्कर का मेला, 3 नंबर सुरसरा का मेला और 4 नंबर पर वेणेश्वर मेला। तो इसका सही जो आंसर है ना, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? वेणेश्वर मेले को कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और ये डूंगरपुर में है। ठीक है, देखो व्याख्या में देखेंगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, नए क्वेश्चन बनते हैं, वो व्याख्या से बनेंगे। तो डूंगरपुर जिले के नवाटापरा नामक स्थल पर माघ शुक्ल एकादशमी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक सोम, जाखम एवं माही नदियों के संगम पर भरने वाले वेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर और वागड़ का कुंभ वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहां शिवजी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो यहां से क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए व्याख्या इसकी महत्वपूर्ण रहती है। अगला क्वेश्चन है कि नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला बढ़ता है? 1 नंबर गोगा जी का मेला, 2 नंबर शीतला माता का मेला, 3 नंबर केला देवी का मेला, 4 नंबर पर श्रीनाथ जी का मेला। तो नौहर तहसील में प्रसिद्ध मेला है गोगो जी का मेला। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गोगा जी की समाधि स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ की नौहर तहसील स्थित गोगा जी की समाधि है और वहां पर एक मंदिर बनाया गया है। गोगामेड़ी की जो बनावट है वो मकबरे नुमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और धुरमेड़ी है जो इनका जो मंदिर बनाया गया, समाधि का जो मंदिर, वह धुरमेड़ी कहलाती है। और जन्म स्थान ददरेवा चूरू को शीर्ष मेड़ी कहते हैं। ठीक है, जब युद्ध हुआ था तो इनकी जो धड़ थी और शीर्ष था वो अलग अलग जगह गिरा था। तो ददरेवे में इनका जो सिर है वो गिरा था और धड़ है जो सिर के अलावा जो शरीर है वो कहाँ पर गिरा था?
तो वो नोहर तहसील में जो गोगामेड़ी बोलते हैं वहाँ पर इनका जो धड़ है वो पड़ा था। तो वहाँ पर इसे धुरमेड़ी कहते हैं और ददरेवा में इनका शीर्षमेड़ी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनका शीश पड़ा था। ठीक है, ये युद्ध के समय की बात है। उसके बाद में देखो, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश ददरेवा में और करबंद शरीर है वो गोगामेड़ी में गिरा था। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहलाते हैं। सांचौर जिले में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी झोंपड़ी कहा जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगामेड़ी में मेला बढ़ता है, इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। क्वेश्चन देखो ये पूछ लेंगे कि इनका मेला है वो कब बढ़ता है, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ये कहां पर लगता है सीताबाड़ी का मेला? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो एक नंबर है अरनोद प्रतापगढ़, 2 नंबर है चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर, 3 नंबर है केलवाड़ा 12 और 4 नंबर पर है पुष्कर अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केलवाड़ा 12। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में बढ़ता है, जो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा सहरिया जाति का कुंभ मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर का जो मेला लगता है अजमेर के अंदर, ये कब संपन्न होता है, किस तिथि को संपन्न होता है? तो 1 नंबर वैशाख पूर्णिमा को, 2 नंबर कार्तिक पूर्णिमा को, 3 नंबर फाल्गुन पूर्णिमा को, 4 नंबर पर है चैत्र पूर्णिमा को। तो इसका सही जो आंसर है वो है कार्तिक पूर्णिमा को, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो पुष्कर मेला ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध रंगीन मेरवाड़ा का कुंभ मेला पुष्कर मेला अजमेर के अंदर लगता है। पुष्कर में कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर महीने के अंदर एकादशमी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। संभवतः यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला है कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? सेकंड ग्रेड और सीईटी दोनों एग्जाम में पूछा है। तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। बीकानेर स्थित कोलायत महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, उनकी तपोभूमि मानी जाती है। और कोलायत का जो सरोवर है उसमें 52 घाटों के साथ ही पास में ही बने 5 मंदिर दर्शनीय हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है। तो भरतरी मेले की हम बात करें तो भरतरी मेला दोस्तों अलवर जिले के अंदर बढ़ता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। भरतरी का मेला अलवर जिले में स्थित भरतरी के आश्रम स्थल पर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी और अष्टमी को लगने वाला यह मेला कनफटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, तो ये कौन से सन्यासी यहाँ पर? कनफटे सन्यासी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंगे है ना, ये किस में है? जिसमें आयन हो गया ना, आयन हो गया वहां पर भी तो रेडियो तरंगे होगी। तो देखो पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीन नंबर है मध्य मंडल, 4 नंबर पर है आयन मंडल। तो इसका राइट जो आंसर है ना वो है आयन मंडल। आयन मंडल है ना उसमें रेडियो तरंगे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आयन मंडल है ये 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। और रेडियो तरंगों का जो विक्षेपण है, परावर्तन है, ये आयन मंडल से होता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को अपने यहाँ से पृथ्वी की ओर लौटा देता है और अंतरिक्ष से आने वाली उल्काओं से हमारी रक्षा भी करता है। उसके बाद में देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन की कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं? तो ये सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर और रीट लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछा है। यूपी टेट में, आरएस प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि कोहरा, वर्षा और तूफान है ना ये किस वायुमंडल में है? तो 1 नंबर आयन मंडल में तो नहीं होगा, मध्य मंडल दे रखा है, मध्य मंडल में भी नहीं होगा, समताप मंडल में हवाई जहाजें चलती है वहां पर भी नहीं होगा, क्षोभ मंडल बच गया जो पहला ही है वायुमंडल। ठीक है ना, क्षोभ मंडल, इसमें क्या होता है कोहरा, वर्षा, तूफान ये सभी आते हैं। वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है और इस परत को ट्रोपोस्फियर नाम टिजरेंज डी बोल्ट ने दिया था। और मौसम की प्राय सभी घटनाएं जिसमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि सम्मिलित है, क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। धरातल से ऊपर की ओर जाने पर प्रति 1000 मीटर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होने की घटना भी इसी मंडल में घटित होती है।
जाड़े की अपेक्षा गर्मी में क्षोभमंडल की सीमा ऊंची हो जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा है तो वो है क्षोभमंडल। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों कि प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? तो 1 नंबर बाड़मेर, 2 नंबर सिरोही, 3 नंबर सवाईमाधोपुर, 4 नंबर बांसवाड़ा। तो घोटिया अंबा एक माता है, इनका जो मेला है ना ये बांसवाड़ा जिले में बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। घोटिया अंबा का मेला चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। और आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं ये आप कमेंट में बताना। ये तो क्या है, दूसरा कुंभ है आदिवासियों का। घोटिया अंबा का जो मेला लगता है ये पहला कौन सा है ये आप बताओ। उसके बाद में देखो जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीण माता का मेला है ना, ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा है। तो जीण माता का मेला कहां पर लगता है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? 1 नंबर सिरोही, 2 नंबर सीकर, 3 नंबर सवाईमाधोपुर, 4 नंबर पर जालोर। तो सीकर में है जीण माता, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वे मेले जो वर्ष में एक बार से ज्यादा बढ़ते हैं तो वो मेले हम एक साथ देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो वीरात्रा माला का मेला है, वीरात्रा बाड़मेर में है। और चैत्र भाद्रपद और माघ शुक्ला 14 को 2 मेले बढ़ते हैं। एक है करणी माता का मेला देश नौक में, जो एक तो नवरात्रा में बढ़ता है चैत में और आश्विन में, ठीक है, आसोज में और चैत में। उसके बाद में है कि जीण माता का जो मेला है ये रेवासा ग्राम सीकर में बढ़ता है। ये नवरात्र में चैत्र और आश्विन दोनों महीनों में 2 बार साल के अंदर लगता है। एक है शाकंभरी माता का मेला जो शाकंभरी सांबर जयपुर में है। नवरात्रा का मेला लगता है चैत्र और आश्विन में, इन 2 महीनों में। फिर आता है दधिमती माता का मेला, ये गोट मांगलोद जायल तहसील नागौर में बढ़ता है शुक्ला अष्टमी को। और चैत्र और आश्विन में 2 महीनों के अंदर ये 2 बार मेला बढ़ता है साल के अंदर। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या रहता है? बाड़मेर के अंदर लगता है कानन मेला। तो 1 नंबर पर है गिद्ध नृत्य, 2 नंबर बवाई नृत्य, 3 नंबर गुड़ला नृत्य, 4 नंबर पर है घेर नृत्य। तो दोस्तों बाड़मेर के कानन मेले के अंदर है ना घेर नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बसंत ऋतु में आयोजित बालोतरा जिले में पूर्व बाड़मेर में था। और वहां पर कानन गांव के कानन मेले का मुख्य आकर्षक घेर नृत्य रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है केसरिया जी का मेला बढ़ता है। तो केसरिया जी का मेला कहां पर बढ़ता है? ये दुल्हेव में बढ़ता है, दुल्हेव में, ठीक है। दुल्हेव उदयपुर में है। उदयपुर के दुल्हेव स्थान पर आदिनाथ जी ऋषभदेव जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने से ये केसरिया नाथ जी का मंदिर कहलाता है। ऋषभदेव जी के मंदिर में मूर्ति काले पत्थर की है, तो ये कालाजी का मंदिर कालिया बाबजी कहलाता है। और दूल्हा भील द्वारा मूर्ति लाने पर दुल्हेव देव भी कहलाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? सर टॉमस रो था ना, उन्होंने अपना परिचय सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? 1 नंबर मेहरानगढ़ जोधपुर, 2 नंबर बसंतगढ़ सिरोही, और उसके बाद में लोहागढ़ भरतपुर, और 4 नंबर पर दे रखा है मैगनीज दुर्ग अजमेर। तो इसका राइट जो आंसर है ना वो है मैगनीज दुर्ग अजमेर के अंदर सर टॉमस रो है, ये मुगल सम्राट था जहांगीर, उससे मिला था मैगनीज के दुर्ग में अजमेर में। देखो मैगनीज का दुर्ग है ना ये अजमेर में, और अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित 1571 से 72 के मध्य ये किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया। अजमेर शहर के बीच स्थित ये किला अकबर का दौलत खाना मैगनीज शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। ये वर्तमान में राजपुताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय का रूप ले चुका है। अकबर के दौलतखाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ज्ञात है कि सर टॉमस रो जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था ने अपना परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 ईस्वी में यहीं प्रस्तुत किया था। हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो 1 नंबर विजय मंदिर अलवर, 2 नंबर बयाना दुर्ग भरतपुर, 3 नंबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, और 4 नंबर पर है जयगढ़ आमेर। तो ये जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है ये दोस्तों बयाना दुर्ग भरतपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। बयाना का जो युद्ध है ये भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और बयाना का जो किला है
ये भरतपुर में है। प्राचीन काल में शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर, श्रीपंत कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ी पर स्थित किला इसे अपनी दुर्भेद्यता का कारण है। वो विजयगढ़ बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है और दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ है जिसे भीमलाट कहते हैं, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। ठीक है, अगला है किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। दो किले कौन से हैं जिनको तारागढ़ किले कहते हैं? एक नंबर है बूंदी अजमेर दुर्ग, 2 नंबर अजमेर दुर्ग भटनेर, 3 नंबर बूंदी रणथंभौर, 4 नंबर पर चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है 2 दुर्ग ऐसे हैं जिनको तारागढ़ के किले कहते हैं। एक तो बूंदी का किला है, दूसरा अजमेरू दुर्ग। ठीक है, राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले अवस्थित है। एक किला अजमेरू अजमेर में है, दूसरा बूंदी में है। ज्ञात है कि शेरगढ़ नाम से भी राजस्थान के 2 किले हैं। एक तो बारां में है परवन नदी के किनारे, दूसरा धौलपुर में है चंबल नदी के किनारे। तो शेरगढ़ नाम से 2 किले, एक तो बारां में है और एक धौलपुर में है। और तारागढ़ नाम से भी 2 किले हैं, एक तो बूंदी के अंदर है, एक अजमेरू दुर्ग है। तो ये कि राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो राजस्थान के अंदर हम मरुस्थल की बात करें तो कितना परसेंट मरुस्थल है? 1 नंबर 41%, 2 नंबर 21%, 3 नंबर 61%, 4 नंबर पर 81%। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर लगभग जो भूभाग है मरुस्थल का वो 61% है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पर आपको जिले नहीं देखने हैं। ठीक है, आप ये बताओ कि पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में जो भी जिले आते हैं उनमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? 1 नंबर पूर्वी मैदानी प्रदेश, 2 नंबर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 3 नंबर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 4 नंबर पर है अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये जो जिले हैं इनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। यानी कि भौतिक विभाजन करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो मरुस्थल किस दिशा में बढ़ रहा है? 1 नंबर पूर्व से पश्चिम, 2 नंबर पर दक्षिण से उत्तर। देखो पूर्व से पश्चिम कैसे होगा? अलवर, भरतपुर, इन जिलों से मरुस्थल है वो क्या जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर की तरफ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ठीक है, फिर दक्षिण से उत्तर तो ये भी नहीं होगा। पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, तो ये पश्चिम से पूर्व है ना हमारे मरुस्थल। देखो जैसलमेर, बीकानेर, इन जिलों से क्या है मरुस्थल बढ़ रहा है अरावली की तरफ, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो थार मरुस्थल के लिए 4 राज्य आपको ध्यान रखना है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। इन जिलों में थार मरुस्थल मिल जाएगा आपको। देखो थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85% है और पाकिस्तान में 15% है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान में 62%, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा, 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तथा इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से ऊपर से जल है वो भर जाता है और ये मध्यवर्ती गर्त मरोह कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नकली स्थान कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि है? तो चंबल का जो बहाव क्षेत्र है, चंबल जहाँ से गुजरती है उसके आसपास बीहड़ सबसे ज़्यादा है, यानी खुली जगह सबसे ज़्यादा है। चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बन गई गहरी घाटियां, टीले
5 से 30 मीटर गहरे खड्डों को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाईमाधोपुर करौली जिले में है। अवनालिका अपर्दन मिट्टी अपर्दन कंदरा समस्या के कारण पतली पतली नालियां गहरी नालियों में बदल जाती है, जिससे गहरी घाटी और वह खड्डे बीहड़ भूमि बन जाते हैं। चंबल नदी के विशाल बीहड़ या उत्खनन स्थलाकृति इस प्रकार के अपर्दन के उदाहरण है। अवनालिका अपर्दन से हाड़ौती पठार के क्षेत्र कोटा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भरतपुर और जयपुर जिले ग्रस्त है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो वो है चंबल प्रदेश का सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। तो 1 नंबर कोटा बूंदी, 2 नंबर जैसलमेर बाड़मेर, 3 नंबर गंगानगर हनुमानगढ़, 4 नंबर सवाईमाधोपुर करौली और धौलपुर। सवाईमाधोपुर करौली और धौलपुर इन जिलों में दोस्तों उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? तो वो है हाड़ौती पठार क्षेत्र कोटा में। अगला प्रश्न है चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो चित्तौड़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है, लेकिन झालावाड़ से नहीं गुजरती है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंबल नदी हेतु सही नहीं है। तो ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 960 किमी लंबी है, सही है। फिर है मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, ये भी सही है। राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, ये भी सही है। चंबल दोबारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है, तो ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो 84गढ़ से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में जल द्वारा अपरदन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो सबसे अधिक जल अपरदन आपने देखा था चंबल नदी में होता है, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो चंबल नदी पर। कोटा में कोटा चंबल पर राजस्थान का पहला देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। इसका निर्माण गेमन इंडिया हुंडई कंपनी द्वारा किया गया। इस ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। यह हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। ज्ञात है कि राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर चीखती डूंगरपुर में, आनंदपुरी बांसवाड़ा में सड़क पर संगमेलेश्वर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि वापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को श्री रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित। 30 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया और यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर में स्थिति के बारे में कहा, जहाँ शादी की कुमकुम पत्ती राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो तो पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हैं और उसके प्रतिवाद में मन घमंड दलीलें की जाती है, उसमें राज्य के इंसान नहीं हैवान है। अगला प्रश्न है कि किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो बीकानेर में। अगला प्रश्न है 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम जो अध्यक्ष है वो है दोस्तों कौन आ जाएगा? बलवंत सिंह मेहता। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित है। 24 अप्रैल 1938 की बात है। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। भारतीय सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी उपाध्यक्ष भूरेलाल ब्याह के बाद बनाया गया महामंत्री माणिकलाल वर्मा ने बने थे। नवंबर 1941 में प्रथम अधिवेशन में माणिकलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ, जिसमें आचार्य JB कृपला ने उद्घाटन किया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया, कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया। उसके विरोध में अक्टूबर 1938 में नाथ द्वारा से समन्वित अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 जून
1939 तक स्थगित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहा है उदयपुर। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसको कहा है? उदयपुर को। अगला प्रश्न है अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुंद्रालय का नाम क्या है? तो वैदिक यंत्रालय। अगला प्रश्न है वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित है? तो वो है अजमेर में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था सृजन कीर्ति सुधारक। देखो महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 ईस्वी में उदयपुर से निकलने वाले हिंदी साप्ताहिक सृजन कीर्ति सुधारक मेवाड़ राज्य का सरकारी बजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते हैं जिससे प्रजा को राजकीय नियमों शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती है, और ये महाराणा सज्जन सिंह से प्रकाशित किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो देखो दोस्तों, समाचार पत्र मजहरुल मरूर कहाँ से और कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? तो यह भरतपुर में 1849 में प्रकाशित हुआ था। राजपूताना में प्रथम पत्र 1849 में भरतपुर से निकाला गया जिसका नाम मजहरुल सरूर मासिक था। तत्पश्चात महाराणा तख्त सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर से मारवाड़ गजट प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रजा सेवक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? प्रजा सेवक 1 नंबर कनक मधुकर, 2 नंबर है ब्रजदयाल शर्मा, 3 नंबर चलेश्वर प्रसाद शर्मा, 4 नंबर पर है देसी शंकर तिवारी। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आता है? यानी कि दोस्तों 0 से 6 वर्ष तक की आयु की हम बात करें तो 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर झुंझुनू, 4 नंबर पर सीकर। तो इनका लिंगानुपात सबसे कम है झुंझुनू जिले का। ठीक है, झुंझुनू जिले का लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में सबसे कम रहेगा। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात 2011 वाले 5 जिले याद रखने हैं आपको दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो झुंझुनू का था 837, सीकर का था 848, करौली का था 852 और गंगानगर का था 854 और धौलपुर का था 857। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया था? तो 1 नंबर करौली, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर बांसवाड़ा, 4 नंबर पर टोंक। तो यहाँ पर देखो करौली का 852 है और इन जिलों में देखो जैसलमेर है यहाँ पर नहीं है, बांसवाड़ा भी नहीं है, ठीक है, टोंक भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा है? करौली है और करौली हमें 1 नंबर पर दे रखा है। सबसे कम अंकित इन चारों जिलों में से कौन सा हो जाएगा? करौली हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला प्रश्न कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में बाल 0 से 6 वर्ष से लिंगानुपात 850 महिला प्रति 100,000 पुरुष से कम पाया गया है? तो वो यहाँ पर एक तो झुंझुनू और सीकर हो जाएगा, सबसे कम है 800 से कम है। ठीक है, 850 से भी कम है इन दोनों जिलों का। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिलों का समूह कौन सा है? तो ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। तो न्यूनतम लिंगानुपात जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा और झुंझुनू हो जाएगा। झुंझुनू का नाम आते हैं ना, उसको साथ वाले जोड़े को ले लेना है आपको और राइट आंसर कर देना है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों के 0 से 6 आयु वर्ग वाले का लिंगानुपात क्या था? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण का पूछ रहा है तो ग्रामीण का हो जाएगा 892। ठीक है, 892 हो जाएगा। 0 से 6 आयु वर्ग में ग्रामीण लिंगानुपात 892 एवं शहरी लिंगानुपात 874 था। क्योंकि ग्रामीण का पूछ लिया है तो शहरी का हमें इसे साथ में याद करेंगे। तो शहरी का 874 है और ग्रामीण का 892 है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग कौन सा है? तो वो है दक्षिण पश्चिमी भाग। यहाँ पर दे रखा है दक्षिण भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी भाग इसका राइट हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है कि उस अगला प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान उत्तरी भाग की अपेक्षा नीचे रहता है। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? तो 2006 में आई थी। ठीक है, बाड़मेर जिले के अंदर कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी 2006 में। उसके बाद में देखो ये इसकी व्याख्या देख लो। कवास वर्ष 2006 में सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त जिले बाड़मेर के कवास क्षेत्र में बाढ़ के पानी की निकासी न होने के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। इसका कारण भूमि में मौजूद जिप्सम की परत है
जिप्सम में पोरोसिटी अर्थात छिद्र न होने के कारण पानी भी इनमें से नहीं गुजर पाया था, इसलिए यहाँ पर बाढ़ आ चुकी थी जिप्सम के कारण। जिप्सम में छेद नहीं होते हैं ना, मिट्टी में सीधी मिट्टी होती है उसमें छेद होते हैं, लेकिन जिप्सम में नहीं होती है, इसलिए पानी जमीन के नीचे नहीं जा पाया और बाढ़ आ गई। अगला प्रश्न है राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है? तो लौटता मानसून, गुलाबी मानसून अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर। राजस्थान में इसको गुलाबी सर्दी भी बोलते हैं क्योंकि ये सर्दी आने वाली सर्दी होती है अक्टूबर में। अगला जो प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण हो जाएगा? तो वो है ग्रीष्म काल के दौरान वायुदाब, उच्च वायुदाब। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में मानसून वर्षा कम होने के कारण वनस्पति रहित आवरण, नगण्य चट्टानों एवं अत्यधिक गर्म या शुष्क हवाओं के कारण संघनन की बजाय वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता 90% से घट करके 50% ही रह जाती है और सुदूर पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा के परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है वो देखो, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये वर्टिसोल काली मिट्टी है दोस्तों, ये काली मिट्टी हाड़ौती में पाई जाती है। और हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, ये जिले आते हैं। तो यहाँ पर झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये तो आप जानते हैं हाड़ौती कौन सी। देखो वर्टिसोल मिट्टी है ना, ये राजस्थान के किन जिलों में है? तो धौलपुर, करौली में। ठीक है, धौलपुर और करौली में वर्टिसोल। अगला है वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है, वो जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर बीकानेर और चूरू में वर्टिसोल मिट्टी नहीं पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो वर्टिसोल मुख्य रूप से पाई जाती है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां में। और वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है? तो कोटा, बूंदी, बारां ये आता है इसके साथ में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये। तो धौलपुर और करौली अलग रह गया, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला है वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारां को छोड़ दो और बीकानेर, चूरू को इसका राइट आंसर कर दो। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया है। अगला है कि राजस्थान में निम्न में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल का मतलब होता है दोस्तों आर्द्र, यानी आर्द्र, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिला हो जाएगा। ठीक है, अगला है सिरोही, पाली, राजसमंद में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इंसेप्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? काली मिट्टी, दक्षिण पूर्वी भाग, हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल हाड़ौती पठार में पाई जाती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो ये बजाज सागर बांध है ना, ये माही नदी पर है। ठीक है, माही नदी पर बजाज सागर बांध है। ये बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित राज्य का सबसे लंबा 3109 मीटर बांध है। और अगला प्रश्न है कि माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो 1 नंबर भीलवाड़ा, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर पर जालोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर बांसवाड़ा में जिले में स्थित है। ठीक है, और गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर है वो जैसलमेर में है और सेकंड ग्रेड जेल प्रेरी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। गढ़सीसर जो है ये गढ़सीसर गांव है, इसके पास में सरोवर है। प्रवासी जो कुर्जा पक्षी है उसका आश्रय स्थल भी बोलते हैं इसको। इसका निर्माण रावल गढ़सी सिंह ने 1340 ईस्वी में करवाया। इस सरोवर के मुख्य द्वार पर स्थित विशाल द्वार टिल्ला नामक वेश्या के 1909 में निर्मित करवाया गया था और इसके किनारे जैसलमेर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय भी बना दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बंदबारठा भरतपुर में है, गलताजी जयपुर में है, तालाबसाई धौलपुर में और गढ़सीसर सरोवर जोधपुर में नहीं है दोस्तों, ये जैसलमेर में है। ठीक है, सांकड़ा बांध किस जिले में है? सांकड़ा बांध अजमेर में है, अलवर में है। सांकड़ा एवं मनसा सागर बांध तरुण भारत राजस्थान के तरुण भारत संघ के सहयोग से क्रमशः भावंता गढ़बसई गांव से निर्मित अलवर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बांध से जिले सम्मिलित नहीं है, वो हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कनौता का बांध है ना, ये जयपुर में कनौता बांध। बंदबारठा भरतपुर हो जाएगा। इसरदा बांध सवाईमाधोपुर में हो जाएगा। काला कुएं दौसा में हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, मिलान सही है। 2 नंबर इसका राइट आंसर कर दो। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है, तो ये है छाबड़ा एवं सूरतगढ़ में। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट है कौन सा है? तो वो है छाबड़ा पावर प्लांट है, जो सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, पहला पावर प्लांट है। ठीक है, राजस्थान का। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो वो है कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो सूरतगढ़ की सबसे ज़्यादा क्षमता है।
सूरतगढ़ में 6 लेन है 250 मेगावाट की, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो गई। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है, तो वो है अंगुचा। बाकी छाबड़ा, गिरल और धौलपुर इसमें शामिल है, अंगुचा नहीं होगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वो है राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर हम बात करें तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है ना वो किस जिले में है, तो 1 नंबर पर है जालोर, 2 नंबर नागौर, 3 नंबर सिरोही, 4 नंबर पर है चूरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिरोही में। जो गुरु शिखर है ना माउंट आबू की जो सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर, वो सिरोही जिले के अंदर है। देखो व्याख्या में दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर माउंट आबू राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न है संतों का शिखर संबंधित है, तो ये संतों का जो शिखर है माउंट आबू गुरु शिखर, ये किससे संबंधित है, तो ये गुरु शिखर से संबंधित हो गया। पहला ही ऑप्शन है। ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा नॉन टीएसपी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में किसके पास स्थित है। यानी कि दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर, ये राजस्थान में किसके पास में आ जाएगी। 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर पाली, 4 नंबर पर है माउंट आबू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। और ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड संगणक परीक्षा पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है माउंट आबू, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो ये अरावली का एक उच्चतम शिखर है। 4 नंबर पर दे रखा है अरावली। शिवालिंग, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली, ये 4 ऑप्शन है, जिसमें अरावली राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली में है। उसके बाद में अगला प्रश्न है गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है, तो अरावली के अंदर हम बात करें तो गुरु शिखर है, जो गुरु शिखर माउंट आबू चोटी है, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा अरावली के अंदर, तो 1 नंबर है उत्तरी, 2 नंबर मध्य, 3 नंबर पूर्वी, 4 नंबर पर है दक्षिणी। तो आप सभी जानते हैं अरावली है वो गुजरात की तरफ से आती है और दिल्ली तक जाती है, ठीक है। तो उसमें जो माउंट आबू है गुरु शिखर है, ये चोटी है, ये किस क्षेत्र में आ जाएगी, तो ये सिरोही कहाँ पर है, दक्षिण क्षेत्र में है। तो दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन दक्षिण। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है गलत युग्म की पहचान करो। सिरोही अचलगढ़ की चोटी है सिरोही में। उसके बाद में अजमेर में तारागढ़ की पहाड़ी है, जयपुर में खोद चोटी है और सीकर में गुरु शिखर नहीं है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हर्ष पर्वत है सीकर के अंदर, बाकी ये गुरु शिखर कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। ये जेल प्रेरी, महिला पर्यवेक्षक, नॉन टीएसपी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। 1 नंबर 1200 मीटर, 2 नंबर 1760 मीटर, 3 नंबर 1550 मीटर, 4 नंबर पर 1727 मीटर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन इसके साथ ही 1722 मीटर के साथ में इसके ऊपर जो दत्तात्रेय जी का जो मंदिर बना हुआ है उसकी जो चोटी है उसकी लंबाई 5 मीटर है, तो ये इसमें ऐड हो जाती है। तो एग्जाम के अंदर आपको 1722 नहीं मिलता है और 1727 मिलता है, तो 1727 आपको सही करना है, क्योंकि मंदिर की जो ऊपर की चोटी है वो 5 मीटर की है, उसमें ऐड हो जाएगी तो 1727 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है 1727 मीटर, जो सही होगा। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, यानी कि दोस्तों लगभग 5650 फीट है। किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय जी ऋषि का जो 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर हो जाती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट आबू की ऊंचाई 1722 है, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है 1727 नहीं है, ऑप्शन के अंदर 1722 दे रखा है, जो इसका सही होगा। पहला ऑप्शन हमें 1722 सही करना है, उसके बाद में 1722 ऑप्शन में ही नहीं मिलता है, तो हमें 1727 करना है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया था।
1 नंबर चंद्रदेव, 2 नंबर ऋषि दुर्वासा और 3 नंबर है दत्तात्रेय, 4 नंबर पर है अनुसुईया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों दत्तात्रेय जी। ठीक है, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण दत्तात्रेय के नाम पर किया गया था। ये एक संत थे। उसके बाद में देखो राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। तो जरगा पर्वत किस जिले में आ जाएगा? 1 नंबर सिरोही, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर पर जयपुर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। जरगा की पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। उदयपुर राजमंद में स्थित जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर है? तो 1 नंबर अचलगढ़, 2 नंबर जरगा, 3 नंबर रघुनाथगढ़, 4 नंबर पर तारागढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जरगा हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है? तो वो है जरगा। ठीक है, इन ऑप्शन की बात कर रहे हैं इसमें। तो वैसे तो देखें तो सबसे ऊंचा गुरु शिखर है, माउंट आबू है, लेकिन इन ऑप्शन की बात करें तो जरगा जो पहाड़ी है वो इन ऑप्शन में सबसे ऊंची है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ग्रेड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलान करो, एक तरफ प्रदेश है, दूसरी तरफ पर्वत चोटी दी गई है, तो कौन सा मिलान सही होगा? उत्तरी अरावली के अंदर, मध्य अरावली के अंदर, दक्षिण अरावली के अंदर हमें पर्वत चोटियां दे रखी है, तो वो हमें मिलानी है। ठीक है, तो मध्य अरावली में कौन सा क्षेत्र आता है? अजमेर का क्षेत्र आता है। और अजमेर में कौन सी पहाड़ी है? तारागढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पर जो उत्तरी अरावली है इसमें भानगढ़ आएगा। ठीक है, उत्तरी अरावली में कौन सा आएगा? भानगढ़ आएगा। और दक्षिणी अरावली में ऋषिकेश आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका मिलान है वो क्या हो जाएगा? उत्तरी अरावली में भानगढ़ कर दो और दक्षिणी अरावली में ऋषिकेश कर दो। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसमें क्या दे रखा हो? 3, 2, 1 दे रखा हो, तो वो है 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि बोराट का पठार यहाँ अवस्थित है। बोराट का पठार कहाँ पर है? 1 नंबर है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, 2 नंबर है पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, 3 नंबर है आमेर से नाहरगढ़ तक, और 4 नंबर पर है जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। ठीक है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक का जो पठार है वो बोराट का पठार कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में है बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में है स्थित है? 1 नंबर अलवर, 2 नंबर बारां, 3 नंबर जालौर, 4 नंबर पर है उदयपुर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा, क्योंकि बोराट कहा जाने वाला जो पठार है, बोराट का पठार है, उदयपुर में है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, वो हमें देखना है। कुब्बड़पट्टी अजमेर नागौर में है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। बोराट का पठार कहाँ पर है? बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में नहीं है, उदयपुर में है। ऊपरमार का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बोराट की जगह चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की जगह उदयपुर कर लो, राइट हो जाएगा। तो ये सुमेलित नहीं है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। जैसमंद झील के पूर्व में पठार कौन सा है? 1 नंबर ऊपरमाल का पठार, 2 नंबर बोराट का पठार, 3 नंबर लसाड़िया का पठार, 4 नंबर पर है मालवा का पठार। तो यहाँ पर है सही आंसर है ना, वो है लसाड़िया का पठार, क्योंकि जैसमंद झील के पूर्व में यही पठार स्थित है, लसाड़िया का पठार। जो लसाड़िया या लसड़िया बोलते हैं, इसे लसाड़िया बोलते हैं वैसे तो। प्रतापगढ़ एवं सलूम्बर पूर्व में उदयपुर जिले में जैसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटाफटा पठार जो अनियमित धरातल वाला है, इस पठार की ऊंचाई 325 मीटर से 650 मीटर तक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, और बाकर की पहाड़ी पूर्वी सिरोही में है। उड़िया का पठार माउंट आबू में है, और लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? अभी हमने बताया था लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, ये आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो लसाड़िया का पठार है ना, ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर राजमंद दे रखा है, जो इसके नज़दीक है, जो इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर के नज़दीक है, तो ये भी हमने देखा था, उदयपुर हो जाएगा, सलूम्बर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ऊपरमाल बोर्ड है ना। 1 नंबर पर है अजमेर टोंक भीलवाड़ा, 2 नंबर कोटा बूंदी झालावाड़, 3 नंबर जोधपुर जालौर बाड़मेर, 4 नंबर पर है सिरोही पाली उदयपुर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा बूंदी और झालावाड़। राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? कोटा बूंदी और झालावाड़ जाना जाता है।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग उपरमाल कहलाता है। यह एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी और पठारी भाग है वो भी शामिल है। अगला जो प्रश्न है, उपरमाल क्या है? उपरमाल है वो एक आड़ोती पठार का एक भाग है, एक पार्ट है आड़ोती का, तो उपरमाल बोलते हैं इसको। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपरमाल पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, उपरमाल का पठार। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न है कि उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जिले शामिल नहीं है, वो हमें बताना है कि उपरमाल नामक जो पठारी प्रदेश है उसमें इनमें से कौन से जिले शामिल नहीं है। तो 1 नंबर भीलवाड़ा, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर चित्तौड़गढ़, ये तीनों आसपास है, संबंधित है। उसके बाद में देखो अजमेर और पाली की हम बात करें तो ये दूर हो गए। ठीक है, तो उपरमाल नामक पठारी प्रदेश किसमें नहीं है? अजमेर और पाली में नहीं है, बाकी भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो गलत है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उपरमाल क्या है? उपरमाल है ये एक चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है जिसे उपरमाल का पठार कहते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में ये बताओ लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, किस जिले में है? तो यहाँ पर उपरमाल पूछा गया है, तो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार को उपरमाल कहते हैं। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिले में अवस्थित है? एक तो त्रिकूट की पहाड़ी है, एक नाकोड़ा की पहाड़ी है, यह राजस्थान में कौन से जिले में अवस्थित है? तो ये 1 नंबर जैसलमेर एवं बाड़मेर, 2 नंबर जैसलमेर एवं जालौर, 3 नंबर बाड़मेर एवं सिरोही, 4 नंबर पाली एवं बाड़मेर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर एवं बाड़मेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है। यानी कि दोस्तों त्रिकूट की जो पहाड़ी है ना, ये जैसलमेर में है, नाकोड़ा की पहाड़ी बाड़मेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मेसा पठार किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ये क्वेश्चन जेल प्रेरी AEN 2024 में है और 2018 में जेल प्रेरी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेसा का पठार कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। तो इनमें से कौन सा सही होगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखो, किस दिशा या डायरेक्शन में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? कौन सी दिशा के अंदर है वो राजस्थान के अंदर हम वृद्धि देखते हैं वर्षा के अंदर? तो 1 नंबर पर है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व है, 2 नंबर है दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी, 3 नंबर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, 4 नंबर पर है दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में मानसूनी वर्षा दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है, अर्थात वर्षा की मात्रा वृद्धि की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह हमें ध्यान रखना है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा है। 2nd ग्रेड CET, 3rd ग्रेड जेल प्रेरी और राजस्थान पुलिस, अन्य कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। औसत वर्षा की हम बात करें, वर्षा सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर होती है? 1 नंबर भरतपुर, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर झालावाड़, 4 नंबर पर सिरोही। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा, क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है और लगभग 100 सेमी बारिश हो जाती है इसमें। ठीक है, तो आर्द्रता भी सबसे ज्यादा होगी झालावाड़ में, क्योंकि बारिश सबसे ज्यादा है तो दलदली भूमि है ना, इस वजह से आर्द्रता भी इसमें ज्यादा होगी। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये अभी हमने बताया कि राजस्थान का जो आर्द्र जिला है, वर्षा सबसे ज्यादा होगी तो वहां पर आर्द्रता अधिक होगी, तो ये झालावाड़ जिले में हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान पुलिस, कनिष्ठ वैज्ञानिक ARO, राजस्थान पुलिस 3rd ग्रेड, इन एग्जामों में क्वेश्चन बार बार पूछा गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि ये सर्वाधिक वार्षिक वर्षा पूछी गई है, किस स्थान की है? तो 1 नंबर माउंट आबू हो जाएगा, क्योंकि माउंट आबू में सर्वाधिक जो वर्षों की हम बात करें, पूरे वर्ष की हम बात करें तो वर्षा सबसे ज्यादा माउंट आबू में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है और माउंट आबू अधिक वर्षा यानी लगभग दोस्तों 150 सेमी वर्षा हो जाती है और सर्वाधिक आर्द्रता वाला है। राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है। वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या माउंट आबू में 48 दिन तक लगातार वर्षा हो चुकी है, ये एक रिकॉर्ड बना हुआ है माउंट आबू के लिए। अब देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है?
1 नंबर बाड़मेर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर सिरोही, 4 नंबर पर है बीकानेर। इन चारों जिलों में पूछा गया है कि जलवायु आर्द्रता किसकी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो बाड़मेर में बारिश कहाँ पर होती है, नहीं होती है, जैसलमेर में भी नहीं होती है, बीकानेर में भी इतनी बारिश नहीं होती है कि आर्द्रता सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर सिरोही के अंदर माउंट आबू है, उसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। अभी हमने देखा है 48 दिन लगातार बारिश होती है माउंट आबू में। तो आर्द्रता इन जिलों के अंदर हम बात करें तो सिरोही में सबसे ज्यादा हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो कि गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू की समुद्र तल से दूरी सर्वाधिक है, माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है, माउंट आबू का उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, माउंट आबू वायुमंडल दाब कम है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ना, आप सभी जानते होंगे कि हम लगभग 65 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जब ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, माउंट आबू उच्चतम ऊंचाई पर अवस्थित है, इस वजह से इसका तापमान या टेम्परेचर इसका कम रहता है। ठीक है, तो 32 मीटर अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और यह हमें ध्यान रखना है, ऊपर जाते हैं तो तापमान टेम्परेचर वो कम होता है, न कि ज्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखो कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है ना, ये जुलाई महीने में किन जिलों से होकर के गुजरती है। और सेकंड ग्रेड 2014 में क्वेश्चन पूछा था। तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, इन जिलों से लगभग 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है वो जुलाई महीने में गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता होती है और राजस्थान के जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से और 999 मिलीबार रेखा जालोर, सांचौर, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, पाली, अजमेर, टोंक जिलों में से होकर के गुजरती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि जुलाई महीने की जो 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो देखो 999 मिलीबार की जो समदाब रेखा है ये जुलाई महीने में किस जिले से होकर के गुजरती है। 1 नंबर बाड़मेर, नागौर, चूरू, 2 नंबर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, 3 नंबर पर दे रखा है जालोर, पाली, अजमेर, 4 नंबर पर है सिरोही, उदयपुर, झालावाड़। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर हो जाएगा जालोर, पाली और अजमेर जिलों में से जुलाई महीने में 999 मिलीबार समदाब रेखा गुजरती है। ये हमें ध्यान रखना है, जालोर, पाली और अजमेर, ये तीनों जिलों पास पास में हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कहाँ से 999 मिलीबार समदाब रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिलों को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है। यह 3rd ग्रेड में पूछा गया था कि न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा न्यूनतम सबसे ज्यादा किस में होगी, यह हमें पूछा गया है। तो 4 नंबर दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है, 3 नंबर दे रखा है, 2 नंबर। इस तरह से मैप आपके अंदर तैयार है ना, मैप आपने तैयार कर रखा है तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, साथ साथ में मैप भी आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा मरुस्थल दे रखा है, मृदविद वाली जो वनस्पति है ना जैसलमेर के अंदर समगाम, तो उस पर सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर लास्ट पॉइंट दे रखा है, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सम के आसपास में ही है। ठीक है, जैसलमेर के आसपास में ही है, तो वहां पर सबसे कम बारिश होती है। तो आखिर झील कितने घाटों से घिरी हुई है। तो ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि पुष्कर झील में कितने घाट बनाए गए हैं। 1 नंबर 42, दूसरा 46, तीसरा 58 और 4 नंबर पर 52 घाट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुष्कर झील में कितने घाट है, 52 घाट है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखो इंग्लैंड की अगला जो क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के सम्मानार्थ क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। तो ये जो घाट बनाया गया था क्वीन मैरी जनाना घाट, ये 1911 में जब इंग्लैंड की महारानी मैरी आई थी तो उन्होंने ये घाट बनाया था, जनाना घाट, जो पुष्कर झील में है। ठीक है, तो ये पुष्कर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर पर दे रखा है पुष्कर झील, पुष्कर में जो अजमेर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। तो पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में कौन सा देश सहयोग दे रहा है। 1 नंबर जापान, 2 नंबर फ्रांस, 3 नंबर बेल्जियम, 4 नंबर पर कनाडा। तो कनाडा दोस्तों हेल्प कर रहा है पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए, एक योजना बनाई गई है जिसमें ये सहयोग करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था। ये 2nd ग्रेड के अंदर SST में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था
कि राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया, लेकिन ये कब करवाया गया था? एक नंबर पर है 1680 एडी के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1680 एडी के अंदर इस झील का निर्माण करवाया गया था और महाराजा राज सिंह के द्वारा। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखो, महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य करवाया गया। अतः आरपीसी ने विकल्पों में निकटस्थ जो विकल्प था 1680 है उसको सही माना था। नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी का पानी आकर के गिरता है। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति पर लिखा हुआ है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस झील की 9 चौकीपाल की ताकों में 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण है। 9 चौकीपाल में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 के अंक का अद्भुत प्रयोग हुआ है। इसकी लंबाई 999 फीट है, चौड़ाई 99 फीट है, प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच ऊंची है, चौड़ी है और ये 9 चौकी राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भी की गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। तो ऐसी कौन सी झील है जिसके तट पर किनारे पर संगमरमर के 25 शिलालेख है वो लिखे गए हैं और रखे भी गए हैं। ठीक है, तो एक नंबर पर है जैसमंद, दूसरा है राजसमंद, 3 नंबर फतेह सागर, 4 नंबर पर है पिछोला। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद झील के किनारे 25 शिलालेख लिखे गए हैं। ठीक है, तो वहां पर इतिहास लिखा गया है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा राजसमंद झील के किनारे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 9 चौकी बांध स्थित है। यह सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन आया था कि 9 चौकी बांध है ये कहाँ पर है? 1 नंबर भीलवाड़ा, 2 नंबर चित्तौड़गढ़, 3 नंबर पर राजसमंद, 4 नंबर पर उदयपुर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद है, वहां पर 9 चौकी बांध बनाया गया है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि महिला बाग का झालरा स्थित है। तो महिला बाग का जो झालरा है ये कहाँ पर है? 1 नंबर अन्ना सागर झील अजमेर, दूसरा पिछोला झील उदयपुर, 3 नंबर गुलाब सागर झील जोधपुर, 4 नंबर पर बालसमंद झील जोधपुर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महिला बाग का झालरा गुलाब सागर झील जोधपुर में है। ठीक है, गुलाब सागर झील जोधपुर में महिला बाग का झालरा है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों उदय सागर झील है उसमें किस नदी का पानी आकर के गिरता है? 1 नंबर पार्वती, दूसरा कोठारी, तीसरा आयड़ और 4 नंबर पर है गोमती। तो आप सभी जानते होंगे उदय सागर झील है ये उदयपुर में है और इसके अंदर आयड़ नदी का पानी आकर के गिरता है। उसके बाद में एक नई नदी निकलती है जिसे बेड़च नदी कहते हैं। तो आयड़ नदी का नाम वहां पर चेंज हो जाता है उदय सागर के बाद में। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि आयड़ नदी का नाम है वो कहाँ पर बदलता है? तो उदय सागर झील के अंदर ये जाने के बाद में दूसरी नदी निकलती है उसे बेड़च नदी कहते हैं। तो ये इनका नाम चेंज हो जाता है आयड़ से बेड़च। ठीक है, तो उदय सागर झील का निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराजा उदय सिंह ने 1559 से 1565 के मध्य करवाया। बेड़च नदी उदय सागर झील में गिरने से पहले आयड़ नदी कहलाती है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इस तरह से ये उदय सागर झील है, इसमें पहले क्या होता है ये आयड़ नदी आती है और उसके बाद में जो नदी निकलती है उसे बेड़च नदी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो ये सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? 1 नंबर पचपदरा, दूसरा है सांबर, तीसरा है सरदार समंद और 4 नंबर पर है मोती झील। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोती झील हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मोती झील है इसमें N2 युक्त खाद प्राप्त की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रूपारेल नदी के जल को रोक करके इसका निर्माण करवाया गया। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहते हैं। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहते हैं और साथ में याद रखना मोती झील भरतपुर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गेब सागर, एडवर्ड सागर ये सभी कहाँ पर है? देखो 1 नंबर उदयपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा प्रतापगढ़, 4 नंबर पर है डूंगरपुर। तो ये वनपाल और सेकंड ग्रेड दोनों एग्जाम में पूछा गया है। गेब सागर और एडवर्ड सागर ये दोनों ही दोस्तों डूंगरपुर जिले में है और डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ द्वारा बनाई गई गेब सागर एडवर्ड सागर बांध प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और गेब सागर के भीतर बना बादल महल इसकी पाल पर महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर भी है, जिसके प्रांगण में बने 52 छोटे छोटे मंदिर स्वतः ही ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। तो ये व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। और गेब सागर एडवर्ड सागर याद रखना डूंगरपुर में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिलीसेड झील स्थित है। तो सिलीसेड झील है ना ये कहाँ पर है?
एक नंबर चित्तौड़गढ़, दूसरा उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है राजसमंद, 4 नंबर पर है अलवर। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2010 में कि सिलीसेट झील कहाँ पर है, तो अलवर में है। सिलीसेट झील की बात करें तो ये अलवर जिले में है, और सिलीसेट झील जयपुर और दिल्ली जो राजमार्ग है हाईवे है उसमें अलवर से 16 किलोमीटर दूर स्थित इस झील को राजस्थान का नंदकानन भी कहा जाता है। इस झील को वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है फोय सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था कि फोय सागर झील कहाँ पर है। एक नंबर उदयपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा अलवर और 4 नंबर पर अजमेर। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोय सागर झील है ये अजमेर में, और क्वेश्चन हमने चैनल पर पोस्ट भी कर रखा है जिसका भी आप आंसर दे सकते हो। फोय सागर झील कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है, तो सांबर झील के अंदर जो आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी है वो कौन सी आकर के गिरती है, तो एक नंबर कांतली, दूसरा है बांडी, तीसरा है मेंढा, 4 नंबर पर है मानसी। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मेंढा नदी है, यह एक आंतरिक नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है जो सांबर झील में आकर के गिरती है। और याद रखना सांबर झील में 5 नदियों का पानी आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है, तो मेंढा है, कांतली नहीं है, ये सीकर में है, खांडेला की पहाड़ी ये भी है खांडेला नदी, रूपनगढ़ भी है, लेकिन ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है जिसमें कांतली नदी है वो सांबर झील की नदी नहीं है, सांबर झील में नहीं गिरती है, तो ये कांतली नदी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा ला करके जमा की जाती है, तो ये मेंढा नदी है ना, ये मेंढा नदी का जो पानी आता है ये सबसे ज़्यादा नमक लेकर के आता है सांबर झील में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो क्वेश्चन पूछा गया है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में एग्जाम 2016 में। ठीक है, मेंढा नदी सबसे ज़्यादा नमक लेकर के आती है सांबर झील के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन ए दे रखा है सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये सही है। कथन आर दे रखा है कि सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो ये दोनों ही बातें क्या है, सत्य है दोस्तों। तो ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसको रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। एक नंबर सांबर, दूसरा राजसमंद, तीसरा अन्ना सागर, 4 नंबर पर जयसमंद। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर झील है ये रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित की गई है, तो एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सांबर। सांबर झील पर म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना 23 मार्च 1990 को की गई, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में अकेले में कितना नमक है वो उत्पादन होता है। एक नंबर 8.7%, दूसरा 19.2%, तीसरा 31.3%, चौथा है 41.7%। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 8.7 यानी 8.70%। 8.70% उत्पादन नमक का केवल सांबर झील में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन 8.70% झील है। इस झील के से नमक उत्पादन का कार्य भारत सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान साल्ट कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड करती है। ठीक है, ये कंपनी है इसके अंदर जो काम करती है। अब देखो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। राजस्थान में सबसे अधिक जो नमक का उत्पादन है वो किस झील में होता है, सांबर झील में होता है 8.7%। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। राजस्थान की भी ऐसी झील है जिसमें सर्दियों में क्या राजहंस आते हैं, फ्लेमिंगोज जो पक्षी हैं वो बहुत संख्या में आता है यहाँ पर। एक नंबर है सांबर झील, दूसरा है राजसमंद झील, तीसरा है अन्ना सागर झील और चौथा है जयसमंद झील। तो आप सभी जानते हैं नमक सबसे ज्यादा सांबर झील में बनता है, और सांबर झील में ही दोस्तों राजहंस फ्लेमिंगोज जो पक्षी हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है सर्दियों के अंदर। तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पर सांबर झील के अंदर बहुत सारे ये पक्षी है वो मारे भी गए थे, कुछ वजह थी उसकी भी। उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। सांबर झील में उत्तरी एशिया से हजारों संख्या में फ्लेमिंगोज आते हैं, और 11 नवंबर 2019 में एवियन जो
बोटुलिज्म बोटुलिज्म बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। यहाँ एल्गी, शैवाल व बैक्टीरिया की विशेष प्रजातियां पाई जाती है। तो मैंने बताया था ना 11 नवंबर 2019 को है ना बहुत सारे पक्षी यहाँ पर फ्लैमिंगोज मारे गए थे। बीमारी थी बोटुलिज्म, ठीक है, एवियन बोटुलिज्म बीमारी की वजह से बहुत सारे पक्षियों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर के समाचारों में रही हैं? तो वो सामर झील ही है, अभी देखा है हमने व्याख्या में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? खारे पानी की झील है ना, ये किस महासागर का अवशेष बताते हैं? एक नंबर प्रशांत, दूसरा टेथिस, तीसरा हिंद और 4 नंबर पर है अरब सागर। तो यहाँ पर हम सही आंसर बात करें तो यहाँ पर टेथिस सागर हो जाएगा, क्योंकि खारे पानी की जितनी भी जिले हैं उनमें अवशेष बताए गए हैं टेथिस सागर के, लेकिन जो मीठे पानी की जिले हैं ना उनमें गोंडवाना लैंड का अवशेष माना गया है। खारे पानी की जिले मुख्यतः टेथिस सागर के अवशेष परिणाम है। इसका एक उदाहरण सांभर झील के रूप में है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पलाया, तटीय इलाकों में खारे पानी की झीलों को कयाल या लेगून भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील खारे पानी की है? ये 3rd ग्रेड आरपीएससी के अंदर पूछा गया है। कौन सी झील है जो खारे पानी की है? एक नंबर अन्ना सागर झील, दूसरा पिछोला झील, तीसरा डीडवाना झील, 4 नंबर पर राजसमंद झील। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीडवाना झील हो जाएगा, क्योंकि ये खारे पानी की झील है डीडवाना। बाकी अन्ना सागर झील, पिछोला झील और राजसमंद झील मीठे पानी की हैं। देखो डीडवाना कुचामन जिले में पूर्व में नागौर के पास स्थित इस झील का नमक खाने के अयोग्य होने के कारण नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड, इसे सोडियम प्राप्त किया जाता है। डीडवाना झील को खलदा झील या पलाया झील भी कहते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? पांचना बांध करौली में है। आप सभी जानते होंगे करौली के समीप 5 छोटी छोटी नदियों भद्रावती, माची, आटा, बखेड़ा और भैंसावट के संगम पर निर्मित मिट्टी का बांध बनाया गया है, पांचना बांध, जो करौली में है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, नदी और बांध का कौन सा युग्म सही नहीं है? कोठारी नदी, कोठारी जो बांध है वो मेजा नदी पर है। रावी व्यास की बात करें तो नोहर में, और उसके बाद में बनास पर बिसलपुर बांध बनाया गया है। मोरेल पर पांचना बांध नहीं है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचना बांध मोरेल नदी पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में है? तख्त सागर जो जलाशय ये राजस्थान के किस जिले में है? एक नंबर जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा जालोर, 4 नंबर पर झुंझुनू। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, क्योंकि तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के जोधपुर जिले में है। और जोधपुर जिले के अन्य जिले जो महत्वपूर्ण है, देखो एक तो पिचियाक बांध है, जसवंत सागर है, तख्त सागर है, फतेह सागर है और एक है रानीसर, ठीक है, एक है पद्मसर बांध जो जोधपुर जिले में स्थित है। ये 4-5 जो बांध है ये याद रखना जोधपुर जिले के अंदर है। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है? ये 3rd ग्रेड और वनपाल दोनों एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध बनाया गया है। एक नंबर जयपुर, दूसरा पाली, तीसरा जोधपुर, 4 नंबर पर कोटा। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के पाली जिले में जवाई बांध बनाया गया है। पाली जिले में स्थित पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह द्वारा रखी गई थी। रियासत काल में इसका निर्माण इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में पूर्ण हुआ। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। यहाँ बांध जोधपुर व पाली का प्रमुख पेयजल स्रोत है तथा जालौर पाली जिले का प्रमुख सिंचाई स्रोत भी है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, जवाई बांध से सिंचित जिले कौन से हैं? तो जवाई बांध से कौन कौन से 2 जिलों के अंदर पानी जाता है? एक नंबर सिरोही और पाली, दूसरा है पाली और जालौर, तीसरा है सिरोही और जालौर, 4 नंबर पर है पाली और बाड़मेर। यहाँ पर हम जवाई बांध की बात करें तो जवाई बांध से दोस्तों एक तो पाली जिले के अंदर, एक जालौर जिले के अंदर पानी की मात्रा है वो सबसे अधिक जाती है। तो सिंचित क्षेत्र भी बताया गया है जवाई बांध से जो सिंचित क्षेत्र है वो पाली और जालौर जिले के अंदर होता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। पांचना बांध करौली में है, मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा पर है, चाकण बांध बूंदी पर है और उसके बाद में देखो ये है जवाई जालौर में थोड़ी है, ठीक है, जवाई बांध पाली में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जिसको जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है? एक नंबर खेजड़ी, दूसरा नीम, तीसरा पलास, 4 नंबर पर पारस पीपल।
तो आप पलाश को जानते होंगे, पलाश को अगर दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि जंगल के अंदर आग लगी हुई है। इसके जो फूल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो आग की तरह होते हैं, ठीक है ना, आग की तरह होते हैं। अगर हम दूर से पलाश को देखते हैं ना तो इस तरह से लगता है जैसे आग लगी है पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पर जंगल की ज्वाला इसलिए बोला जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट पलाश को, ठीक है। पलाश ढाक वृक्ष को जंगल की ज्वाला नाम से भी जाना जाता है। इसे देहाती भाषा में खाकरा कहा जाता है। इसके पेड़ से गोंद दोनों पतल बनाने के बड़े पत्ते और बिना कोंटे वाली नरम जलाऊ घरेलू लकड़ियां, जड़ से रंगाई पुताई करने की कुचियां इसी के नरम रेशे से प्राप्त होती हैं। फाल्गुन महीने में इसमें फूल आते हैं जिनको पानी में गलाने से कुदरती केसरिया रंग प्राप्त होता है, जो होली पर खेलने के काम आता है। और पलाश मुख्यतः अलवर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, सांचौर, सलोंबर, खेरतल, तिजारा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, जालौर, टोंक आदि जिलों में पलाश होता है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पलाश में वन कौन से जिले में पाई जाती है? पलाश के वन कौन से जिले में है? तो पलाश है ना वो सबसे ज्यादा किस जिले में मिलता है आपको? एक तो अलवर में मिलता है, अजमेर में मिलता है, उदयपुर में मिलता है और राजसमंद में। इन चारों जिलों के अंदर आपको पलाश मिल जाएगा, अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में। एक नंबर पर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था या अकेशिया कटेचू का मुख्य उत्पादक रहता है? तो ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान के अंदर जो कत्था का मुख्य उत्पादक है, कत्था या खेर है? तो एक नंबर उदयपुर चित्तौड़गढ़, दूसरा है भरतपुर अलवर और 4 नंबर पर है बांसवाड़ा एवं बारां और 4 नंबर पर है सीकर एवं हनुमानगढ़। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ना वो है उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में। इन दोनों जिलों में कत्था का मुख्य उत्पादन होता है, जिसे अकेशिया कटेचू भी कहते हैं। देखो खेर वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है और राज्य में कत्थे को हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। कत्थे का उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर, डीग और जयपुर ग्रामीण जिलों में किया जाता है। अब देखो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो एक नंबर है सागवान, 2 नंबर खेर, 3 नंबर सालर और 4 नंबर पर खेजड़ी। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 3rd ग्रेड और LDC और CET एग्जाम में पूछा है कि कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो एक नंबर सागवान, 2 नंबर खेर, 3 नंबर सालर, 4 नंबर पर खेजड़ी। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? कत्था है वो कत्था है ये खेर वृक्ष से निकाला जाता है। खेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। तो आज की क्वेश्चन आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।